कहानी की शुरुआत शहर के एक शोर शराबे वाले और जगमगाते क्लब से होती है, जहां शौर्य अपनी ही धुन में पार्टी कर रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात सोमी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और कुछ वक्त साथ बिताने के बाद वे दोनों एक साथ ही क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और रात के सन्नाटे में सड़क किनारे खड़े एक चाय वाले पर जाता है। चाय वाला अपने सामने एक अनजान कार को रुकते हुए देखता है। वह चाय देने के लिए जैसे ही कार की तरफ बढ़ता है, अचानक कार का दरवाजा खुलता है और एक लड़की धड़ाम से सड़क पर गिरती है। यह कोई और नहीं बल्कि सोमी थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार अर्जुन की। अर्जुन शहर का एक बेहद मशहूर और अजेय वकील है। एक ऐसा वकील जो आज तक कोई केस नहीं हारा। अदालत में उसकी इसी बादशाहत की वजह से लोग उसे इक्का कहकर बुलाते हैं। अर्जुन का एक सख्त उसूल है कि वह सिर्फ निर्दोष लोगों के लिए अदालत में खड़ा होता है। किसी भी क्रिमिनल का केस न लड़ने के इसी उसूल ने उसे आम लोगों के बीच एक मसीहा जैसी शोहरत दिला दी है। तभी अर्जुन के फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी पत्नी अवंतिका का था, जिसकी घबराई हुई आवाज सुनकर अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा अस्पताल भागता है। यहाँ हमें अर्जुन की निजी जिंदगी की झलक मिलती है। अर्जुन और अवंतिका की एक बेटी है समायरा। आज समायरा का स्विमिंग कंपटीशन था, लेकिन प्रतियोगिता के बीच में ही अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसके चलते अवंतिका उसे तुरंत अस्पताल ले आई। डॉक्टर अर्जुन और अवंतिका को तसल्ली देते हैं कि हालात कंट्रोल में हैं और सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर वे समायरा के कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं। कहानी में एक अजीब मोड़ तब आता है जब डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें समायरा के साथ साथ अर्जुन और अवंतिका का भी ब्लड टेस्ट करना होगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं, फिर भी अपनी बच्ची की खातिर वे मान जाते हैं। अस्पताल की इस उलझन के बीच ही अर्जुन का फोन फिर बजता है। इस बार कॉल उसके असिस्टेंट का था, जो एक बहुत बड़ी खबर लेकर आता है कि शौर्य को सोमी के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट आगे बताता है कि शौर्य के पिता हर्षवर्धन हर हाल में चाहते हैं कि उनके बेटे का यह केस शहर का इक्का यानी अर्जुन ही लड़े। कहानी में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उस खौफनाक रात सड़क पर गिरने के बाद सोमी की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। वह गहरे कोमा में जा चुकी थी और मौत से जंग लड़ रही थी। सारे सबूत और हालात शौर्य के खिलाफ थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उस पर जानलेवा हमले का संगीन केस दर्ज किया था। यह खबर मिलने के बाद अर्जुन शौर्य के घर पहुंचता है। शौर्य के पिता हर्षवर्धन शहर के एक बेहद रसूखदार बिजनेसमैन और नामी पॉलिटिशियन हैं। बेटे के इस केस की वजह से हर्षवर्धन की बरसों की बनाई राजनीतिक और सामाजिक साख मिट्टी में मिल रही थी। वह अर्जुन के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए विनती करते हैं कि वह यह केस हाथ में ले ले, क्योंकि यह उनके परिवार की इज्जत का सवाल है। लेकिन अर्जुन साफ इनकार कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य के बीच अतीत का कोई गहरा और कड़वा राजदफन है। उन दोनों के बीच एक पुरानी दुश्मनी है और वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। अपनी इसी कड़वाहट और उसूलों के चलते अर्जुन दो टूक कह देता है कि वह यह केस नहीं लड़ेगा। अर्जुन को जाता देख शौर्य उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन मुड़ता है और वह जवाब देता है कि सिर्फ कोई चमत्कार ही मुझे तुम्हारा केस लेने पर मजबूर कर सकता है। यह कहकर अर्जुन वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कानूनी दांव पेच के बीच सोमी का केस सरकार की तरफ से मधु नाम की एक सरकारी वकील को सौंप दिया जाता है। दरअसल यह हाई प्रोफाइल केस एक बहुत ही सीनियर वकील लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने के कारण यह बड़ी जिम्मेदारी मधु के कंधों पर आ गिरती है। उधर अस्पताल में अर्जुन और अवंतिका की दुनिया उस वक्त उजड़ जाती है जब डॉक्टर उन्हें एक दिल दहला देने वाली खबर देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी मासूम बच्ची समायरा को कैंसर है और वह भी बेहद एडवांस स्टेज का। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि समायरा की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आमतौर पर माता पिता में से किसी एक का बोन मैरो बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट मैच होता है। अर्जुन और अवंतिका के मन में एक उम्मीद जागती है, लेकिन अगले ही पल नियति उनके साथ एक बहुत क्रूर मजाक करती है। डॉक्टर भारी मन से बताते हैं कि उन दोनों के टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि अर्जुन और अवंतिका दोनों में से किसी का भी बोन मैरो समायरा से मैच नहीं कर रहा है। बोन मैरो मैच न होने की बात सुनकर अर्जुन गहरे सदमे में डूब जाता है। तभी अवंतिका उसे ढांढस बंधाते हुए एक ऐसी बात कहती है जो कहानी के पन्नों को पूरी तरह पलट देती है। वह कहती है कि अगर हमारा मैच नहीं हुआ तो किसी और का हो जाएगा। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है कि समायरा अर्जुन की सगी बेटी नहीं है। डॉक्टर अर्जुन को साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अगर समायरा की जान बचानी है तो हर हाल में उसके असली पिता को जल्द से जल्द लाना ही होगा, क्योंकि अब सिर्फ उनका बोन मैरो ही इस बच्ची की आखिरी उम्मीद है। अवंतिका दहशत में है। उसे यकीन है कि वह शख्स इस काम के लिए कभी राजी नहीं होगा, लेकिन अर्जुन एक पिता होने के नाते यह ठान लेता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची पर आंच नहीं आने देगा। अर्जुन अपने उसूलों और अपनी नफरत को ताक पर रखकर उसी शख्स के दरवाजे पर जा खड़ा होता है जिसका केस लड़ने से उसने साफ इनकार कर दिया था। शौर्य ही समायरा का असली पिता है। अर्जुन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर शौर्य से समायरा के लिए बोन मैरो मांगता है, लेकिन शौर्य इस बेबसी का फायदा उठाते हुए एक बेहद शातिर चाल चलता है। वह अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर शर्त रखता है कि मैं अपना बोन मैरो सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा, जब तुम मेरा केस लड़ोगे और मुझे अदालत से बाइज्जत बरी
जारी कराओगे। अर्जुन का खून खौल उठता है। जिस चमत्कार की बात उसने कुछ समय पहले की थी, वह किस्मत का एक क्रूर मजाक बनकर उसके सामने खड़ा था। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए बेबस अर्जुन घूंट पीकर यह खौफनाक सौदा कबूल कर लेता है। इसी बीच इनके कड़वे अतीत का पर्दा भी उठता है। एक वक्त था जब शौर्या खुद अर्जुन के अंडर वकालत की प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन शौर्या के क्रिमिनल माइंडसेट और गलत रवैये को देखकर अर्जुन ने ही उसका वकालत का लाइसेंस रद्द करवा दिया था। उसी दिन से दोनों के बीच दुश्मनी की एक गहरी खाई बन गई थी। अब अर्जुन केस हाथ में ले चुका था और तुरंत एक्शन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही यह खबर सरकारी वकील मधु तक पहुंचती है, वह बुरी तरह चौंक जाती है। पूरा शहर जानता था कि अर्जुन इक्का है, जो सिर्फ बेगुनाहों का केस लड़ता है। अगर सारे सबूत शौर्या के खिलाफ हैं और सब उसे कातिल मान चुके हैं, तो अर्जुन उसे क्यों बचा रहा है? मधु का शातिर दिमाग समझ जाता है कि इस केस की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जो बाहर से नजर नहीं आ रहा। सोमी को इंसाफ दिलाने की आग में मधु अब दुगनी ताकत और पैनी नजर के साथ छानबीन में जुट जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को शौर्या की उस कार का बारीकी से मुआयना करने का ऑर्डर देता है जिससे सोमी गिरी थी। उसे उम्मीद थी कि कार से कोई न कोई ठोस सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन तभी अर्जुन को एक ऐसा झटका लगता है जो उसकी मुश्किलें और बढ़ा देता है। उसकी टीम आकर बताती है कि शौर्या ने सबूत मिटाने के लिए अपनी कार को केमिकल वॉश करवा दिया था। यह सुनकर अर्जुन के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। उसका अपना क्लाइंट ही खुद को फंसाने और सुराग मिटाने का खेल खेल रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब अदालत की चारदीवारी में इंसाफ की जंग शुरू होती है। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। केस की शुरुआत में ही अर्जुन एक अप्रत्याशित कदम उठाता है और सीधे अपने ही क्लाइंट शौर्या को कटघरे में गवाही के लिए बुला लेता है। अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए शौर्या उस खौफनाक रात का सच उगलना शुरू करता है। वह बताता है कि क्लब में उसकी और सोमी की अच्छी बातचीत हुई थी, जिसके बाद दोनों ने साथ डिनर पर जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में शौर्या ने अपनी हदें पार करते हुए सोमी को चूमने की कोशिश की। इस अचानक हुई हरकत से सोमी बुरी तरह घबरा गई और चलती कार से बाहर निकल गई। शौर्या अदालत में दावा करता है कि उसके बाद सोमी के साथ क्या हुआ, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। कटघरे में खड़े अपने पति के मुंह से किसी और औरत के साथ उसकी इस हरकत के बारे में सुनकर शौर्या की पत्नी गौरी का दिल टूट जाता है। गुस्से और अपमान से तिलमिलाई गौरी बीच कोर्ट रूम से ही उठकर चली जाती है। अब बारी थी सरकारी वकील मधु की। जिरह के दौरान मधु अपनी तेज निगाहों से शौर्या को घूरती है और पूछती है कि उस रात आप ठीक कितने बजे घर पहुंचे थे? शौर्या जवाब देता है कि वह रात 1 बजे घर लौट आया था। मधु तुरंत पलटवार करती है और उससे इस बात का कोई ठोस सबूत मांगती है, लेकिन शौर्या के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। गौरी उसकी गवाही दे सकती थी, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अदालत में उसकी गवाही को बचाव पक्ष का झूठ मानकर आसानी से खारिज किया जा सकता था। कोई नतीजा न निकलते देख जज अगली तारीख मुकर्रर कर देते हैं। कोर्ट के बाहर की दुनिया में इस हाई प्रोफाइल केस का असर अर्जुन की निजी जिंदगी पर पड़ने लगा था। अर्जुन जैसे उसूलों वाले वकील का एक मुजरिम का केस लड़ना किसी को पच नहीं रहा था। स्कूल में बच्चे मासूम समायरा को चिढ़ाने लगे थे कि उसके पिता एक कातिल को बचा रहे हैं। यह ताने समायरा के कोमल मन पर गहरा घाव कर देते हैं। इस मानसिक तनाव के कारण उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जो अर्जुन के लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। अगली तारीख पर अदालत की कार्यवाही फिर शुरू होती है। इस बार मधु अपना तुरुप का इक्का चलती है और उस चाय वाले को चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश करती है। चाय वाला कटघरे में आकर गवाही देता है कि उस रात उसने एक काली कार देखी थी और उसे लगता है कि कार के अंदर शौर्या ही था। लेकिन अर्जुन तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वह चाय वाले से कड़े सवाल पूछने लगता है कि वह कौन सी कार थी, उसका मॉडल क्या था, क्या तुमने सचमुच अंधेरे में उस आदमी का चेहरा साफ देखा था? अर्जुन के तीखे सवालों के आगे चाय वाला घबरा जाता है और कबूल कर लेता है कि उसे कार के मॉडल के बारे में कुछ नहीं पता और न ही उसने शौर्या को ठीक से देखा था। अर्जुन की इस चालाकी से चाय वाले की गवाही पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मधु भी हार मानने वालों में से नहीं थी। अदालत में बहस के दौरान अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि सोमी के शरीर पर जो घाव थे वो किसी धारदार हथियार के नहीं बल्कि किसी नुकीली चीज के थे। मर्डर वेपन तो अभी तक मिला ही नहीं था। थ्योरी यह थी कि शौर्या ने सोमी पर अपनी कार की चाबी से जानलेवा हमला किया था। शौर्या ने भले ही सबूत मिटाने के लिए पूरी कार को केमिकल वॉश करवा दिया हो, लेकिन मधु का शातिर दिमाग एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां तक कोई नहीं सोच पाया था। मधु समझ जाती है कि अगर खून से सनी चाबी को इग्निशन में डाला गया होगा तो केमिकल वॉश के बावजूद उस छोटे से छेद के अंदर खून या डीएनए के अंश जरूर बचे होंगे। बिना एक पल गवाए मधु पुलिस ऑफिसर को आदेश देती है कि वह तुरंत शौर्या की कार के की होल की फोरेंसिक जांच करवाए। घर के मोर्चे पर उथल पुथल मची थी। अर्जुन गहरे मानसिक तनाव और बेबसी के दौर से गुजर रहा था। तभी अवंतिका उसके पास आती है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव रखती है। सोमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसकी पर्सनल चैट की सारी डिटेल्स। शुरुआती झिझक में अर्जुन ने इसे देखने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एक लड़की की निजी जिंदगी के पन्नों को इस तरह अदालत में खोलना उसकी साख और सोमी की इज्जत को तार तार कर देता। लेकिन अवंतिका उसे एक माँ की ममता और मजबूरी का वास्ता देती है कि अगर समायरा को बचाना है तो हमें हर हद पार करनी होगी। भारी मन से ही सही, अर्जुन को यह रास्ता चुनना ही पड़ता है। अगली सुबह जब अर्जुन कोर्ट के लिए निकल रहा होता है तो रास्ते में उसे सोमी की माँ मिलती है।
है। उनकी नम आंखें और कांपते हाथ अर्जुन का रास्ता रोक लेते हैं। वह जानती थी कि आज अदालत में अर्जुन क्या करने वाला है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी की इस तरह सरेआम बदनामी न की जाए। अर्जुन का गला रुंध जाता है, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी के आगे वह खुद को बेबस पाता है। वह पत्थर दिल बनकर सिर्फ इतना कह पाता है कि वह मजबूर है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही अर्जुन अपना दांव चलता है। वह कटघरे में सोमी के बॉयफ्रेंड अभिमन्यु को तलब करता है। जिरह के दौरान अभिमन्यु का जो कच्चा चिट्ठा बाहर आता है वह हैरान करने वाला था। वह सोमी पर शक करता था और उस पर इल्जाम लगाता था कि वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतना ही नहीं, उसने सोमी को गंभीर धमकियां भी दी थीं। अर्जुन अदालत के बीचों बीच अभिमन्यु के इस घटिया रवैये पर भड़क उठता है। उसकी आवाज में एक औरत के सम्मान के लिए गुस्सा साफ झलकता है। लेकिन इस खुलासे से अनजाने में ही सही, सोमी के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं जो अर्जुन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। अगली तारीख पर मधु अपना अचूक ब्रह्मास्त्र चलाती है। वह फॉरेंसिक डॉक्टर को कटघरे में खड़ा करती है जिसने शौर्या की कार के की होल की जांच की थी। डॉक्टर की गवाही अदालत की हवा बदल देती है। कार की चाबी और उसके छेद से जो खून के अंश मिले थे वे डीएनए टेस्ट में सोमी के ही पाए गए थे। यह सबूत ऐसा था जिसने बचाव पक्ष के सारे तर्क हवा में उड़ा दिए। यह सुनकर अर्जुन भी अवाक रह जाता है और समय की मांग पर वह जज से केस की अगली कड़ी को समझने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्जुन सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है जहां शौर्या बंद था। रसूखदार पिता के दम पर जेल में शौर्या की मेहमान नवाजी किसी 5 स्टार स्वीट जैसी थी। आरामदेह बिस्तर, टीवी और माइक्रोवेव जैसी सुख सुविधाएं वहां मौजूद थीं। अर्जुन गुस्से से उबलता हुआ उसके सामने खड़ा होता है और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है कि क्या सचमुच तुमने सोमी का खून किया है? शौर्या बिना डरे शांत भाव से जवाब देता है कि उसने हत्या नहीं की। वह सफाई देता है कि जब वह सोमी को जबरन किस करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसी छीना झपटी में उसके हाथ पर लगी खरोंच का खून उसकी कार की चाबी और की होल पर लग गया हो। शौर्या बेपरवाही से अर्जुन को याद दिलाता है कि वह माथा पच्ची बंद करे और जल्दी से उसे इस मुसीबत से निकाले। आखिरकार घड़ी की टिक टिक के साथ उसकी अपनी बेटी की सांसें भी कम हो रही थीं। हमें पता चलता है कि अवंतिका और शौर्या महज अजनबी नहीं थे, बल्कि एक वक्त पर वे दोनों रिलेशनशिप में थे। उसी दौरान अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जब उसने यह बात शौर्या को बताई तो उसने साफ पल्ला झाड़ लिया। शौर्या पिता बनने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था और वह चाहता था कि अवंतिका अबॉर्शन करवा ले, लेकिन एक माँ का दिल ऐसा करने को गवाही नहीं दे रहा था। अवंतिका को अपना बच्चा चाहिए था। उस मुश्किल दौर में अर्जुन, जो अवंतिका से बेपनाह प्यार करता था, उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ा हुआ। उसने अवंतिका से शादी की और उसके आने वाले बच्चे को अपना नाम दिया। अब वर्तमान में लौटते हुए अर्जुन जेल में बैठे शौर्या की आंखों में देखकर एक कसम खाता है कि वह उसका केस लड़ेगा, उसे आजाद कराएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। इसी बीच हालात बद से बदतर हो जाते हैं। समायरा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ जाती है और अवंतिका उसे लेकर बदहवास हालत में अस्पताल भागती है। दूसरी तरफ अस्पताल में कोमा में पड़ी सोमी आखिरकार मौत से अपनी जंग हार जाती है। उसकी मौत की खबर से उसकी मां पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अर्जुन को जब यह खबर मिलती है तो वह समझ जाता है कि अब यह महज जानलेवा हमले का केस नहीं रहा, बल्कि यह एक संगीन हत्या का मुकदमा बन चुका है। अपनी बच्ची को दर्द से तड़पता देख अवंतिका टूट रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाती और सीधा जेल में शौर्या से मिलने जा पहुंचती है। अवंतिका को अपने सामने खड़ा देख शौर्या अपने उसी घमंड में मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अर्जुन ने उसे बोन मैरो के लिए गिड़गिड़ाने भेजा है, लेकिन अवंतिका शौर्या की इस सोच पर भड़क उठती है। तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है, तुम कभी बदल नहीं सकते। समायरा सिर्फ अर्जुन की बेटी है, तुम्हारी नहीं। यह कहकर वह नफरत से मुंह फेर कर वहां से निकल जाती है। हालात की नजाकत को देखते हुए अर्जुन अब साम दाम दंड भेद सब आजमाने को तैयार था। वह फिर से शौर्या और उसके पिता हर्षवर्धन से मिलता है, जहां हर्षवर्धन अर्जुन पर दबाव डालते हैं कि वह जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले और उनके बेटे को इस नर्क से बाहर करे। अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होती है। अर्जुन अपने बचाव पक्ष की तरफ से एक प्राइवेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट को गवाह के कटघरे में पेश करता है। यह एक्सपर्ट एक ऐसा तकनीकी पेंच फंसाती है जो पूरे केस को हिला देता है। वह कोर्ट को बताती है कि भले ही कार की चाबी के छेद में मिला खून सोमी का हो सकता है, लेकिन कार के केमिकल वॉश होने की वजह से वह सैंपल पूरी तरह नष्ट और दूषित हो चुका था। डीएनए को 100% साबित करने के लिए जितने खून के सैंपल की जरूरत होती है उतना वहां मिला ही नहीं। अर्जुन इसी बात को आधार बनाकर कोर्ट में साबित करता है कि महज एक कमजोर और अधूरे सैंपल के बेसिस पर किसी को हत्या की सजा नहीं दी जा सकती। अर्जुन का यह वार एकदम सटीक बैठा था, लेकिन सरकारी वकील मधु हार कहां मानने वाली थी। वह अदालत में अपना एक नया और चौंकाने वाला गवाह पेश करती है। यह गवाह एक नौजवान लड़का था जो शौर्या के घर के पास वाली बिल्डिंग में ही रहता था। वह कटघरे में आकर गवाही देता है कि उस रात करीब 1 बजे उसने शौर्या को अपनी बिल्डिंग के नीचे देखा था। उसने न सिर्फ शौर्या की कार को पहचाना, बल्कि खुद शौर्या को भी बहुत करीब और साफ साफ देखा था। वह लड़का कोर्ट को एक और अहम बात बताता है कि उस वक्त शौर्या फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट और खौफ था जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। गवाह की यह बात सुनकर अर्जुन के माथे पर पसीना आ जाता है। अदालत में वह
तुरंत खुद को संभालता है और केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए जज से थोड़ा और वक्त मांग लेता है। कोर्ट से सीधे अर्जुन एक बार फिर जेल में बंद शौर्या के सामने जा खड़ा होता है। उसकी आवाज में इस बार एक पिता की बेबसी और एक वकील की सख्त हिदायत थी कि मजाक करना बंद कर। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या उस रात सचमुच तुमने ही सोमी को मौत के घाट उतारा था? लेकिन शौर्या अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वह बेगुनाह है, उसने खून नहीं किया। सच का पता लगाने के लिए अर्जुन खुद उस गवाह लड़के की बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है। वह क्राइम सीन के आसपास की हर छोटी से छोटी चीज, दूरी और रास्तों का बारीकी से मुआयना करता है। वहां के हालात समझने के बाद अर्जुन का अगला कदम था शौर्या की पत्नी गौरी से मिलना। जब अर्जुन गौरी के सामने आता है तो गौरी के सब्र का बांध टूट जाता है। वह रोते हुए एक ऐसा खौफनाक सच उगलती है जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरी बताती है कि उस रात ठीक 1 बजे शौर्या घर आ चुका था और घर आते ही उसने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन अवाक रह जाता है। गौरी आगे बताती है कि शौर्या का यह हिंसक रूप उसके लिए नया नहीं था। वह आए दिन उसके साथ घरेलू हिंसा करता था। उस रात तंग आकर गौरी ने पुलिस को भी फोन घुमा दिया था, लेकिन हर्षवर्धन के रसूख और खानदान के खौफ की वजह से उसने दोबारा पुलिस को कॉल करके कह दिया कि सब ठीक है और बात वहीं रफा दफा हो गई। अर्जुन समझ जाता है कि शौर्या रात 1 बजे घर पर ही था, लेकिन वह अपनी पत्नी परवान चढ़ा रहा था। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है। सरकारी वकील मधु का पति उसे शहर के एक बेहद आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर जाता है। मधु हैरान थी कि अचानक इतनी फिजूल खर्ची क्यों। पूछने पर उसका पति बड़ी खुशी से बताता है कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई है। लेकिन जैसे ही वह बताता है कि यह नौकरी उसे किसी और ने नहीं बल्कि हर्षवर्धन ने दी है, मधु के कान खड़े हो जाते हैं। वह पल भर में हर्षवर्धन की चाल समझ जाती है कि यह उसके पति की काबिलियत का इनाम नहीं बल्कि मधु को केस से पीछे हटाने और उसका मुंह बंद करने के लिए दी गई एक तरह की रिश्वत थी। मधु साफ लफ्जों में अपने पति से कह देती है कि वह अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी और सोमी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस होती है और उसका पति गुस्से में डिनर छोड़कर वहां से चला जाता है। पति के जाने के बाद मधु अकेली और परेशान रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है। तभी संयोग से वहां अर्जुन पहुंच जाता है। मधु को इस हाल में देखकर अर्जुन शिष्टाचार के नाते उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है और मधु भी अपनी उलझन कम करने के लिए मान जाती है। कॉफी टेबल पर दोनों के बीच केस और कानूनी दांवपेच को लेकर कुछ बातें हो ही रही थीं कि तभी रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोग अर्जुन को पहचान लेते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगते हैं। अर्जुन शिष्टता दिखाते हुए टेबल से उठकर उनके पास चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन टेबल पर ही भूल जाता है। मधु वहीं बैठी अर्जुन का इंतजार कर रही थी कि तभी टेबल पर रखे अर्जुन के फोन की स्क्रीन चमकती है। उस पर उसके असिस्टेंट का एक मैसेज फ्लैश होता है जिसे न चाहते हुए भी मधु की नजरें पड़ लेती हैं। मैसेज में लिखा था कि गौरी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। वह किसी भी कीमत पर कोर्ट में शौर्या का साथ देने और हमारे हक में गवाही देने के लिए राजी नहीं हो रही है। इस एक मैसेज ने मधु के दिमाग में कई नए सवाल खड़े कर दिए। अगर शौर्या बेगुनाह था तो अर्जुन की टीम उसकी पत्नी गौरी पर किस बात का दबाव बना रही थी? अर्जुन के फोन पर वह मैसेज देखकर मधु तुरंत समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल जाती है। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही मधु अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वह शौर्या की पत्नी गौरी को गवाह के कटघरे में बुला लेती है। गौरी का बयान पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा खींच देता है। वह जज की आंखों में देखते हुए कहती है कि उस रात शौर्या 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर लौटा था और आते ही हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। इस एक बयान ने पूरे केस का रुख पलट दिया। अगर शौर्या सुबह 4 बजे घर आया था तो इसका सीधा मतलब था कि सोमी का कत्ल उसी ने किया है। यह सुनकर अर्जुन जरा भी नहीं घबराता। वह अपने असिस्टेंट को एक इशारा करता है। असिस्टेंट तुरंत कुछ दस्तावेज और एक ऑडियो टेप लेकर जज के सामने पेश करता है। यह उस रात पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हुई कॉल्स का डेटा था। भरी अदालत में वह ऑडियो टेप प्ले किया जाता है। टेप में गौरी की चीखती और रोती हुई आवाज गूंज उठती है, जिसमें वह पुलिस से कह रही थी कि उसका पति उसे बेरहमी से पीट रहा है। सबसे अहम बात यह थी कि उस रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में शौर्या के चीखने और गौरी को धमकाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसके ठीक कुछ मिनट बाद की दूसरी रिकॉर्डिंग भी प्ले होती है, जिसमें गौरी खौफजदा आवाज में पुलिस से कह रही थी कि अब सब ठीक हो गया है, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। इन कॉल्स का समय था रात के 1 बजे। ऑडियो सुनते ही गौरी का झूठ सबके सामने बेनकाब हो जाता है। अदालत में वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सच कबूल करते हुए कहती है कि मैंने झूठ बोला था। वह उस रात 1 बजे ही घर आया था और उसने मुझे जानवरों की तरह पीटा था। वह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे इस दर्द के लिए शौर्या को जेल की हवा खानी पड़े, उसे सजा मिले, इसलिए मैंने मर्डर का इल्जाम उस पर मढ़ने की कोशिश की। जज गौरी की इस बेबसी पर सहानुभूति तो जताते हैं, लेकिन उसे सख्त हिदायत देते हैं कि अगर आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं तो आप उन पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर सकती हैं। लेकिन एक संगीन मर्डर केस में अदालत को इस तरह गुमराह करने की इजाजत किसी को नहीं है। इस ऑडियो टेप ने अर्जुन का काम आसान कर दिया था।
यह साबित हो गया था कि जिस वक्त सोमी के साथ वह खौफनाक हादसा हुआ, शौर्य अपने घर पर मौजूद था। पक्के सबूत और समय साबित होने के कारण अदालत शौर्य को हत्या के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर देती है। अदालत के बाहर सन्नाटा था और अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ खड़ा था। तभी मधु उसके पास आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। वह अर्जुन को ताना मारते हुए कहती है कि तुम हमेशा से मेरी प्रेरणा थे अर्जुन, लेकिन आज तुमने जो किया है उसके बाद तुम मेरी नजरों में पूरी तरह हार चुके हो। यहीं पर कहानी का एक और दिमाग घुमा देने वाला राज खुलता है। कॉफी शॉप में अर्जुन का फोन भूलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वह इक्के की एक सोची समझी चाल थी। अर्जुन ने जानबूझकर मधु को वह मैसेज पर हवाया था ताकि मधु खुद गौरी को गवाह बनाकर कोर्ट में ले आए। अर्जुन को पहले से पता था कि गौरी ने उस रात पुलिस को कॉल किया था और वह यह भी जानता था कि इसी कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शौर्य के घर पर होने का सबूत पक्का हो जाएगा। मधु अभी भी मानती थी कि कातिल शौर्य ही है, लेकिन वह अर्जुन से नफरत करते हुए वहां से चली जाती है। अर्जुन को मधु की बातों का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। कोर्ट से बरी होते ही शौर्य ने अपना वादा निभाया और बोन मैरो डोनेट कर दिया। इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट से मासूम समायरा की जान बच जाती है। एक पिता के रूप में अर्जुन की यह सबसे बड़ी जीत थी। कुछ दिनों बाद शहर के एक महंगे क्लब में शौर्य और गौरी अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे। तभी इस पार्टी के बीचों बीच अर्जुन की एंट्री होती है। अर्जुन सीधा शौर्य के पास जाता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो शौर्य के होश उड़ा देता है कि आखिर तुमने सोमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया। शौर्य हैरान रह जाता है और तब अर्जुन उस खौफनाक रात का असली सच बेनकाब करता है। उस रात कार में शौर्य ने सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब सोमी ने खुद को बचाने के लिए उसका विरोध किया तो शौर्य के सिर पर खून सवार हो गया और उसने कार की चाबी से ही सोमी पर कई जानलेवा वार कर दिए। डर के मारे उसने सोमी की खून से लथपथ लाश को सड़क पर फेंका और वहां से भाग निकला। भागते हुए वह एक बिल्डिंग के पास रुका और वहां से उसने अपनी पत्नी गौरी को कॉल किया। यहीं पर उस लड़के ने शौर्य को बालकनी से देखा था। गौरी ने अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा कि शौर्य उसे पीट रहा है, लेकिन उस वक्त घर में शौर्य नहीं बल्कि उनका नौकर था, जिसे गौरी ने शौर्य की आवाज में चिल्लाने के लिए कहा था। पुलिस की कॉल रिकॉर्डिंग में जो आवाज कैद हुई थी वह शौर्य की नहीं बल्कि उसी नौकर की थी। यह सब शौर्य को बचाने का एक मास्टर प्लान था, लेकिन हर मुजरिम की तरह शौर्य ने भी एक गलती कर दी थी। भागते वक्त उसका अपना फोन क्लब में ही रह गया था, इसलिए उसने बिल्डिंग के पास बैठे एक भिखारी का फोन छीनकर गौरी को कॉल किया था। जब शौर्य को पता चला कि बालकनी वाले लड़के ने उसे देख लिया है तो उसने उस भिखारी को भी रास्ते से हटाने के लिए अपने गुंडे भेजे। गुंडों ने भिखारी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह मरा नहीं बल्कि गंभीर हालत में उसी अस्पताल में भर्ती था जहां समायरा का इलाज चल रहा था। अर्जुन को यह सारी सच्चाई बहुत पहले पता चल चुकी थी। उसने उस भिखारी से मिलकर पूरा सच जान लिया था, लेकिन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वह मजबूर था। अगर वह शौर्य को सजा दिलवा देता तो शौर्य कभी बोन मैरो नहीं देता। इसलिए अर्जुन ने एक पिता होने का फर्ज निभाते हुए पहले शौर्य को बचाया। अर्जुन की पूरी बात सुनकर शौर्य एक शैतानी हंसी हंसता है। वह गुरूर में कहता है कि तुम मेरा सच जान भी गए तो क्या उखाड़ लोगे? मैं इस केस से बरी हो चुका हूँ, अब तुम मुझे सजा नहीं दिलवा सकते। अर्जुन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है। वह पलटता है और दरवाजे की तरफ इशारा करता है। क्लब के दरवाजे से सरकारी वकील मधु और पुलिस की एक बड़ी टीम अंदर दाखिल होती है। अर्जुन ने वह सारे नए सबूत, भिखारी का बयान, फोन के रिकॉर्ड्स और नौकर की गवाही मधु को सौंप दिए थे। पुलिस ने पुराने केस में नहीं बल्कि सबूत मिटाने, भिखारी पर जानलेवा हमला करवाने और कोर्ट को गुमराह करने के एकदम नए और पक्के सबूतों के साथ शौर्य को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शौर्य का घमंड टूटकर चूर-चूर हो गया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि उसने एक पिता के रूप में अपनी बेटी की जान भी बचा ली और एक वकील के रूप में बेगुनाह सोमी को इंसाफ भी दिला दिया। इसी के साथ शौर्य को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया जाता है और यह बेहतरीन थ्रिलर यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अर्जुन ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने सारे उसूल तोड़ दिए और एक कातिल को अदालत से आजाद करवा दिया। अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या चुनते? अपनी बेटी की जिंदगी या फिर अपने उसूल और एक बेगुनाह का इंसाफ? आपका फैसला क्या होता? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।